जो अभी 11th में जस्ट टेक इट ईजी, मेनली अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो, जस्ट इन्जॉय द सब्जेक्ट्स। अभी से नहीं कि अभी से मतलब यू आर इन दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि हाँ आई हैव टू स्कोर मार्क्स। अभी तो यू शुड इन्जॉय द सब्जेक्ट, यू शुड इन्जॉय, लाइक आई एन्जॉयड सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, यू कैन ऑल्सो डू दैट। Hi and hello everyone, welcome to Chamomile Tea Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Pranav और आज मेरे साथ है प्रज्ञान शर्मा, NEET UG 2021 All India Rank 30 with a score of 710 on 720. तो आज आइए जानते हैं इस शानदार अचीवमेंट के पीछे का राज और इसके बारे में जानते हैं। मोस्ट वेलकम टू Chamomile Tea Toppers यार। थैंक यू सर। सो एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में सबको बताओ और इतना शानदार फीट तुमने अचीव किया, एक ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए तुम्हारी तरफ से। सो हेलो एवरीवन, सर ने काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस किया मुझे, थैंक यू सर फॉर दैट। सो आई एम प्रज्ञान शर्मा एज सर सेड एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 30 इन NEET 2021 एंड अ स्कोर ऑफ 710 out of 720. I scored full marks 316 in bio, 175 in physics and 175 in chemistry, and I am currently pursuing first year MBBS at AIIMS New Delhi. So I am from Gurgaon and I did my schooling till 10th from Gurgaon itself, and then in 11th and 12th I did my schooling from Delhi, Dwarka. ओके, दैट्स रियली ग्रेट। सो प्रज्ञान, किसी भी सवाल पर जाने से पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो शायद काफ़ी लोग इंटरव्यूज में मिस आउट कर जाते हैं कि व्हाई मेडिसिन एज ए कैरियर? ऐसा तुमने क्यों चूज़ किया कि तुम्हें यही करना है? मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, या दोस्तों से सुना था कि सब कर रहे थे इसलिए किया? व्हाट वाज द रीज़न? Actually, I always dreamed of and I pictured myself in that white coat, and that feeling was really amazing. And I also want to serve the nation and serve the souls. And also my parents are doctors and my brother is also, elder brother is pursuing MBBS. Okay, so that is the पूरी family. One of the reasons. Okay, so पूरी family ही doctors सबके सब है ना? That's really great and it is one of the best ways to serve the motherland, right? Right. So अब आते हैं थोड़ा सा academics के ऊपर, academic career के ऊपर आते हैं। So ये जो decision तुमने लिया था, ये मतलब 9th 10th में decide कर लिया था कि डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, खासकर 10th में आने के बाद जब हमारे पास ऑप्शन आता है कि PCB लेना है, PCM लेना है, क्या करें, है ना? और काफ़ियों के मन में सेकंड थॉट्स भी आते रहते हैं बहुत चीज़ों को लेकर के। सो इसको लेकर के कभी ऐसा कंफ्यूजन रहा 9th 10th के फेज में? क्योंकि हम तब काफ़ी छोटे होते हैं और उतना कहाँ मेच्योरिटी रहती है। 9th 10th में तो आई डिडंट डिसाइड कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, एंड इन फैक्ट आई लाइक मैथ्स रियली वेल, इवन मोर देन बायो। आई लाइक मैथ्स and I scored really well in that also. So ये decision मैंने in the end of 10th ही लिया था कि I want to become a doctor, and so I chose bio as a stream. Okay, that's really great. अब एक चीज़ पर आते हैं कि जब हम 10th से 11th में आते हैं तो 10th में हमारी दुनिया थोड़ी अलग होती है ना? थोड़ा सा कंपेरेटिवली काफ़ी चिल होता है, उतना तगड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल को हमें नहीं पता होता ना, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है। जब 11th में आते तो अचानक से भाई इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा पढ़ना है, इतने लोग compete कर रहे हैं और इतना कम सिलेक्शन रेशियो है। हाउ डिड यू फेस दिस एज अ चैलेंज? किस तरह से तुमने इसको फेस किया, ओवरकम किया, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? Like as you said कि 9th and 10th में mostly we write subjective exam जिसमें theory we have to write. But in this shift 11th 12th में we have to write objective exam, and NEET is an objective exam. So initially in 9th and 10th I was also doing really well in subjective exams, and also I gave Olympiads also of like NTSC I gave. I am an NTSC scholar as well. Okay. And other Olympiads also I gave. So that is one of the things, and then this shift was, it was a little bit difficult, but in 11th I joined a coaching, Akash, which also really helped me to make this shift really easy. Okay, so why the coaching, and that helped you out? अब यार कोचिंग के साथ आते हैं तो कोचिंग के साथ स्कूल को तुमने कैसे मैनेज किया? बिकॉज काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि पूरा दिन भर स्कूल फिर कोचिंग, या हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? Like मतलब from the day one itself I had in my mind कि my main goal is NEET and not boards. So mainly school में भी I used to solve the packages of the my coaching, and like all that I used to solve competitive exam questions, and for the subjective exams of the school I used to prepare for them just 1 or 2 months before. And even for them also we have to read the NCERT only. Right. And NCERT is the main Bible book for NEET as well. Right. ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सवाल भी पूछते रहते हैं
कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, लेकिन बेसिक सी बात ये सिलेबस तो वही है यार, बस फॉर्मेट ऑफ एग्जाम बदल जाता है, राइट। सो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो यू मैनेज दैट। अच्छा, एक सवाल तुमसे बहुत लोगों ने बहुत बार पूछा होगा, क्या टाइम टेबल क्या रहता था तुम्हारा? मैं इसी सवाल को है ना बेस बना के मुझे समझाओ ज़रा, व्हाट वाज योर टाइम टेबल, द सीक्रेट टाइम टेबल टू स्कोर 710 आउट ऑफ 720, सच अ ग्रेट स्कोर। ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है, मतलब इनिशियली आई ट्राइड मेकिंग अ टाइम टेबल और काफ़ी अच्छा लगता है कि येस आई एम मेकिंग अ टाइम टेबल एंड आई विल डू ऑल दिस बाय द एंड ऑफ द डे, कि मैं इस ड्यूरेशन में ये करूँगा, इस ड्यूरेशन में ये करूँगा। बट आई ट्राइड, आई अचीव्ड इट समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई कुडंट अचीव कि मैं इस ड्यूरेशन में ये करूँगा। सो इंस्टेड ऑफ टाइम टेबल आई मेड अ टू डू लिस्ट कि मैं आज इस दिन में ये टॉपिक्स करूँगा या फिर ये चैप्टर्स करूँगा, आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। So in that way I used to take, like I have done this, so I used to take on that, so that I used to do, and for the things which were left for that day I used to carry forward them to the next day. राइट, दैट्स ग्रेट। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं जो ये टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 7 बजे उठेंगे, 8 बजे तक तुम फ्रेश होकर तैयार, फिर 8 से 10 पढ़ेंगे, ये लिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, बट वर्क बहुत मुश्किल से कर पाता है। मेरे लिए तो कभी नहीं वर्क किया, तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल से वर्क तो नहीं करता था, बट अगर एस्पिरेंट्स अगर उनके लिए वर्क कर रहा है तो देन दे शुड गो फॉर इट। यस, दैट्स वेरी करेक्ट। आपके लिए वर्क कर रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू। अगेन दिस इज अ रियली पर्सनल थिंग, यू हैव टू चूज योर पाथ योरसेल्फ। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए भी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हम काफ़ी सारे टॉपर स्टॉक देखते हैं। हम मान लो अपने बीच प्रिपरेशन में एक टॉपर टॉक देखें और उसने एक सजेशन दे दिया, हम अपनी सारी स्ट्रैटेजी वहीं रोक देते हैं और नई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देते हैं, तो ये बहुत गलत है। मे बी तुम अपने तरीके से बेस्ट स्कोर अचीव कर पाओ, सबका तरीका डिफरेंट होता है। सो हियर वी आर टू टेल यू कि वन ऑफ द वेज बाई विच यू कैन अचीव ग्रेट, राइट। सो ठीक है, इस तक हम बात को रखते हैं और अब हम आते हैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज के ऊपर। सब्जेक्ट वाइज के ऊपर चलूँगा तो यार सबसे पहले इस पर आते हैं कि नोट मेकिंग, नोट्स बनाना एक बहुत मतलब खतरनाक काम मैं कहूँगा बच्चों, क्योंकि जब हम 11th में आते हैं तो हमें लगता है यार खूब सारा पढ़ लें, है ना, NCERT तो पढ़ ही रहे हैं, एक्साइटमेंट होती है, जैसे ह्यूमन फिजियो पढ़ना शुरू कर तो मज़ा आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बहुत सारा पढ़ गए और नोट्स भी काफ़ी अच्छे खासे मोटे नोट्स बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जब एग्ज़ाम आता है तो उसको रिवीजन में लगता है यार ये हमने क्यों लिखा है इतना, इसको रिवाइज कैसे करें। सो नोट टेकिंग के ऊपर तुम्हारी कोई खास स्ट्रैटेजी, तुमने क्या अप्रोच किया इस चीज़ के ऊपर? सो इफ़ यू कैन टेल द ऑडियंस। सो जैसे ऑल द लेक्चर्स तो आपको अटेंड करनी ही है जो आपकी क्लास होती हैं, और यू हैव टू मेक द क्लास नोट्स। बाकी फॉर रिवाइजिंग द क्लास नोट्स यू शुड मार्क द नोट्स कि दिस इज़ फ्रॉम NCERT या दिस इज़ फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग द नोट्स अगेन सो यू पुट मोर एम्फेसिस ऑन दोज पॉइंट्स ओनली। एंड बाकी इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर सेल्फ, मतलब आई डिडंट डू इट वेरी मच, आई यूज टू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द NCERT itself, जो साइड में ब्लैंक स्पेसेस रहती है NCERT की। Like if I got a P/Q or an important question wrong, so I used to write it in that blank space only, or any important topic or any important line from the NCERT itself I used to write there. So that is what I did. And if you are making short notes, then also in the short notes you should write what you tend to forget and not which is important, because जो आप भूल जा रहे हो that is the thing which you need to revise again and again, and जो अगर important है and if you can remember that, then of course there is no need to write it again in the notes. That is very correct, क्योंकि नोट्स काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं ना कि वो अपने खुद के लिए बना रहे हैं, काफ़ी लोग इसलिए बनाते हैं कि सब देखें बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा सुंदर लिखा है। एंड वन थिंग कि नोट्स दे आर पर्सनल थिंग, वो आपके खुद के लिए ही रिवाइज करने के लिए। राइट, तो उसमें वो लिखो जो तुम बोलते हो, राइट, है ना, जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, और सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबके नोट्स भी एकदम सिमिलर बैठे हैं। तो नोट्स की बात हुई, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की, बात करेंगे फिजिक्स पर लोग बहुत परेशान रहते हैं यूजुअली। 21 में पेपर आया, 22 में पेपर मॉडरेट हो गया, 21 में अच्छा खासा पेपर आया था फिजिक्स का। सो क्या अप्रोच तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए इन जनरल, पहले ऑडियंस को बताओ, उसके बाद हम स्पेसिफिक्स पे चलेंगे। फिजिक्स में तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, राइट। तो उसके लिए यू शुड अटेंड ऑल योर लेक्चर्स एंड यू शुड solve as many questions as you can, और आपको if you have a doubt you should ask it to your teacher. And now for solving questions you can solve your coaching material, and there are other books as well, like I solved HCV, but for NEET HCV is not required that much. You can also solve other books which are made only for NEET, that you can do, and of course you should solve the previous year questions because they give an idea what will be asked in the final exam, so that you should do. Right. सो बुक्स की बात कर रहे थे, तो कितनी सारी किताबें तुमने फॉलो करी, पहले ये बताओ फिजिक्स के लिए। व्हाट एस्पिरेंट्स डू इज दैट दे थिंक कि फिजिक्स की NCERT दे कि छोड़ दो यार, ये रीड नहीं करते हैं, बट
बट द थिंग इज दैट फिजिक्स की NCERT भी इज रियली इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक okay, not that important as bio or inorganic, but it is important, so you should not leave physics NCERT. बाकी theory I know physics NCERT में it is difficult to comprehend, understand करना मुश्किल होता है. So for that the class notes, you can read your class notes and attend your lectures very carefully, be attentive in the class and ask your doubts within the class itself from your teacher. एज सच कोई बुक स्पेसिफिक तुमने मतलब फॉलो नहीं करी फॉर थ्योरी? फॉर थ्योरी के लिए यू कैन रीड HCV की थ्योरी काफ़ी अच्छी है. HCV की थ्योरी जेन्युइनली बहुत अच्छी है. लेकिन फिर NCERT रीडिंग की तुमने बात बताई, और NCERT रीडिंग में जो जनरली बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम कि जो 11th की NCERT है वो काफ़ी हद तक तुमने अगर थ्योरी पढ़ी हो 11th की तो काफ़ी हद तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से लिखी हुई है, लेकिन 12th वाली काफ़ी हद तक सॉर्टेड है. तो 11th और 12th दोनों की रिकमेंड करोगे NCERT पढ़ना? NCERT तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़नी है क्योंकि आप नीट एग्जाम दे रहे हो, तो यू हैव टू रीड द NCERT. बाकी द ऑर्डर ऑफ रीडिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर कैन बी फर्स्ट योर क्लास नोट्स, then if you have any doubt in any topic, then you can read it from HCV and then NCERT you can't leave. राइट, वेरी करेक्ट. और ये बहुत सही ऑर्डर बताया तुमने, क्योंकि NCERT मुझे क्या लगता है ना काफ़ी ज़्यादा कोडेड लैंग्वेज में भी है कि उसको समझने के लिए पहले तुम्हें रास्ता क्लियर you should have a back knowledge. एग्जैक्टली, थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, बिकॉज वो बहुत प्रिसाइज कॉन्टेंट, मतलब बेस्ट शॉर्ट नोट्स एवर है NCERT, मैं तो ये कहता हूँ. अच्छा, NCERT की बात की तो NCERT में जैसे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको बनाना कितना रेलिवेंस रखता है नीट UG के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो जो NCERT फिजिक्स है उसके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है दे आर रियली गुड, दे आर रियल हेड स्क्रैचेस, बट फॉर नीट आई थिंक दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में द क्वेश्चंस आर कि यू पुट द फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर. सो उसके लिए मेनली PYQs एंड जो कोचिंग मटेरियल रहते हैं वो सॉल्व करना चाहिए. बाकी यू शुड ऑल्सो ट्राई द NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, they are really good to solve. They are basically recommended है ना, अगर तुम करना चाह रहे हो तो बिल्कुल करना चाहिए. ठीक है, if you have the time you should. राइट. इसके साथ प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ रिकमेंड करोगे फिजिक्स में? प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? या अगर मैं इसको इस तरह से पुट अप करूँ कि अगर तुम दिन में 1 घंटा पढ़ते हो फिजिक्स को, मान लो उस 1 घंटे को तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि इतनी देर थियोरी और इतनी देर प्रैक्टिस? हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट दैट 1 hour if you have for physics? Now that depends on topic to topic and from person to person. Agar if you have a topic that you think you have it weak, then you should definitely put more time in building up the concepts, right? And then you should move on to practicing questions. Once your concept is strong, तो उसके बाद you can move on to solving questions, and that will definitely enhance your conceptual clarity. That is very great answer, because usually लोग ना एक जनरलाइज बोलते हैं, हाँ 1 घंटा है तो इसमें 50% ये कर लो, 50 ये कर लो, या 40-60 कर लो. बट दैट इज़ रियली ग्रेट बिकॉज इट वैरीज एज पर योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस, राइट? तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरिएबल है और उसी हिसाब से आपको फॉलो भी करना चाहिए. तो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहले खोजो और फिर काम करो. ठीक है, तो फिजिक्स के ये सारे एस्पेक्ट्स हुए. अब इन जनरल फिजिक्स के रिवीजन पर आते हैं, बिकॉज अब एक बार रफली अगर मैं बोलूँ सिलेबस तुमने कब खत्म कर लिया था नीट से, कितना पहले? 6-7 मंथ्स पहले. उसके बाद जब हम फिजिक्स के रिवीजन पर आते हैं तो क्या बार बार अपने नोट्स में थ्योरी को रिवाइज करते थे कि वाया क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते थे? बिकॉज काफ़ी बच्चे ये भी अप्रोच फॉलो करते हैं, जितने से मेरी बात होती है, कि क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करेंगे ना, मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स टाइप करके. कुछ बच्चे सिर्फ थ्योरी से भी करके अच्छे नंबर ले आते हैं. सो व्हाट वाज योर अप्रोच? फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी से तो कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे. हाँ. एंड ये जो लास्ट का फेज होता है बिफोर नीट, उसमें मेनली आई डिड क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली. अगर if I am lagging behind in a question, I am not able to solve, then I went back to the concept of that question and I read the theory from class notes, and then I again started solving the question. So mainly last के phase में I solved questions only for practice. तो क्वेश्चन करो, जहाँ कमी लग रही है उस पर कंसेप्ट पकड़ के रिकॉल कर लो. ठीक है, बहुत अच्छे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस में PYQs पर आते हैं. PYQs में JEE नीट दोनों के लगाए थे, या किस लेवल तक PYQs एडवांस तक लेके गए थे JEE में भी, कि कहाँ तक क्या किए थे ये बताओ. तो PYQs नीट के तो करने ही है, एटलीस्ट पास्ट 10 years के तो करने चाहिए नीट के. और आई ऑल्सो सॉल्व द JEE मेन्स PYQ. तो यू कैन डू टिल द JEE मेन्स लेवल. JEE एडवांस तो रिक्वायर्ड नहीं है जाने. मीन्स लगभग कितने साल के, बिकॉज ये क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं, कितने साल के लगाए हैं? एटलीस्ट 5 years. पास्ट 5 years आई डिड फॉर 19 and 20. Like you have to do all the shifts. कि JEE में तो एक साल में भी I think 4 shifts हो जाती हैं, तो you have 6 into 4 24 papers to solve. Right. So it's a good question bank to solve. अच्छा खासा question bank. And the conducting agency is same, NTA. तो there is a chance कि
कि a same or a similar type of question from JEE Mains can appear in NEET as well. राइट, दैट इज़ वेरी करेक्ट। और काफ़ी स्ट्रैटेजिक अप्रोच है ना ये क्वेश्चन। और काफ़ी बार हुआ भी है ऐसा, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी उठ करके जो जेई क्वेश्चन है वो नीट में आ भी गए हैं, मतलब लास्ट ईयर ऐसा हुआ भी था। खैर, तो फिजिक्स को लेकर के इतनी सारी बातें। कोई और लास्ट एड ऑन? एस्पिरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, है ना, ये न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे। अब देखो उसका सबको रीज़न पता है कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी लोग एक बार सुनना चाहते हैं, है ना, कि यार क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम फिजिक्स सॉल्व करने बैठे हैं, मान लो 10 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हिट ही नहीं कर रहा, हवा ही नहीं लग रही, ऊपर से गया। दूसरे क्वेश्चन पे आए, कुछ अप्रोच नहीं लगा। तीसरे पे आए, फॉर्मूला भूल गए। अगर ऐसा होता है तो फिर चौथा क्वेश्चन आता हुआ भी भूल जाता है। कभी ऐसा कुछ फेस किया हो, या अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे फिक्स करें? हाँ, ऐसा मतलब इनिशियल फेज में यू कैन एक्सपीरियंस दिस, राइट। तो उसके लिए फिर अगेन वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे काम। If you are approaching a question, think of every aspect of it. Read each and every word, underline the important words, even in the NEET exam, so that you can avoid silly mistakes. So you should underline the important points in the question and read the question. You can read it fastly. Initially you will read it slow, but with practice आप उसको fastly पढ़ सकते हैं. And do the calculation slowly, so that at least calculation mistake तो ना हो. So we are saved from those kind of silly mistakes in the exam. राइट। और काम रहना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन यार ये तुम्हें भी पता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बाद में सजेशन देना बहुत आसान है। सो इट्स अप टू यू। यही तो वो बैरियर है जिसको वंस वी ब्रेक इट एंड देन वी क्रैक इट, है ना, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री में आई विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान और स्ट्रगल करते हैं सब्जेक्ट के साथ, याद बहुत रखना है। सो कैसे मैनेज किया तुमने इसको और कैसे सॉर्ट आउट किया इसको? Inorganic, just like NCERT, just like bio, inorganic is purely from, you have to read purely from NCERT, क्योंकि वो inorganic में all the questions in NEET come from NCERT itself. तो अब उसके लिए for inorganic, if you want to remember it for a long time, उसके लिए फिर एक ही चीज़ है, you have to read it multiple times. अब for that you can make short notes, and like for the orders कि the atomic radius का order in a group, in a period or in a group, तो उसके लिए you can make graphs. तो उन ग्राफ्स की ना कुछ शेप्स ही आती है कि मे बी M बन जाएगा या W बन जाएगा, सो दे विल हेल्प यू टू इजीली रिमेंबर द ऑर्डर्स, सो दैट यू कैन डू। वेरी करेक्ट। और कोई स्पेसिफिक बुक में सिर्फ NCERT फॉलो करनी है? अच्छा, इसमें थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बट इफ़ एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली एंड इफ़ यू वांट टू रिवाइज इट कि आपको कितना अच्छे से याद है, देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, बट मेनली थ्योरी फॉर इनऑर्गेनिक यू हैव टू रिवाइज द थ्योरी अगेन एंड अगेन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इनऑर्गेनिक का ये अप्रोच रखें। अब आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। सो जहाँ तक मेरा मानना है, काफ़ी हद तक फिजिक्स जैसा ही अप्रोच रहता है। फिर भी तुम्हारे इनपुट्स इस चीज़ के ऊपर कि इफ़ ए स्टूडेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन दिस सब्जेक्ट और समवन इज जस्ट स्टार्टिंग प्रिपरेशंस विद फिजिकल केमिस्ट्री, सो हाउ शुड द अप्रोच बी? क्या रहना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब, कहाँ से प्रैक्टिस? Okay, so if you are just starting your preparation, you are in 11th, तो first of all starting से ये मत करो कि you are just rote learning the formulas and you are applying it in the examination hall. You should also know the backstory behind the formula. You should know the derivation, so that अगर उसका कोई twisted question आता है, so you are able to solve it in the exam. That should be done. So physical के लिए once you are clear with all the concepts, like all the derivations, then for faster solving the questions, you should then remember the formulas, and if you know the derivation, you will be able to remember the formulas very easily. क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम फार्मूला रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, right. तो उसके लिए फिर उसके लिए what you can do is that you can make a formula notebook in which you can list down all the formulas and you can revise it before the exam. And one of the things is that again, if you know the derivation, it will be really easy to revise the formula, and the more number of question you practice, the more number of times you will apply that formula in the questions. So again, it will help you to remember that formula. Very correct. So putting it very simply, दो अप्रोच है पढ़ने के, या तो रटने के लिए पढ़ते हैं या समझने के लिए पढ़ते हैं। तो द डे वी स्टार्ट समझने के लिए पढ़ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी ऐसे कि फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, फिजिक्स में लोग रोते रहते हैं फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स आते हैं तो सब उसी के ऊपर बेस्ड रहता है, राइट। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड करोगे पढ़ने के लिए? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई सॉल्व माई कोचिंग मॉड्यूल्स एंड NCERT, yes, NCERT you should solve the back exercise for physical chemistry as well. बाकी फिजिकल में जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे सॉलिड स्टेट, उसमें जो लास्ट का पार्ट है कि
एग्जाम्पल्स ऑफ फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब जो होता है तो उसके एग्जाम्पल्स यू शुड रिमेंबर. और मतलब फिजिकल में भी देर आर थियोरेटिकल कंसेप्ट्स विच यू शुड रिमेंबर, तो उसके लिए यू शुड रीड द एनसीईआरटी एज वेल. मतलब उतना नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग बायो एनसीईआरटी लाइक 10-15 टाइम्स, तो फिजिकल के लिए यू कैन रीड इट 2-3 टाइम्स. एंड मेनली यू शुड पुट एम्फेसिस ऑन द थियोरेटिकल पार्ट, जो मैंने आपको अभी जैसे बताया एग्जाम्पल्स हो गए जैसे फॉर फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसे जो भी एग्जाम्पल हो गए, दैट यू शुड रिवाइज अगेन एंड अगेन. और बुक्स के लिए आई सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एन अवस्थी, द JEE1, बट if you want you can also do the NEET one, but I did the JEE1, so yeah you can do. And of course PYQs you should. PYQs इसमें भी मेंस और नीट दोनों के obviously. PYQs remain the same for all 3 subjects. Right, that is very great. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को यहाँ पे डन अंडरस्टैंड करते हैं और अब चलते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर. पहले तो ये मुझे बताओ, ऑर्गेनिक को लेकर के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े रिएक्शंस पे भी चले जाते हैं. ठीक है, लोग रिकमेंड भी करते हैं ऐसा करो. तुमने किया था क्या ऐसा, पहले मुझे ये बताओ. मतलब हाँ, वी वर लाइक इन माय कोचिंग वी वर टॉट मतलब मोर देन एनसीईआरटी. एंड यू अब वो किस हद तक रेलिवेंस रखता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, रेलेवेंस तो इतना नहीं रखता वो. यू कैन गो एटलीस्ट ए लिटिल बिट बियॉन्ड एनसीईआरटी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना नीट डे का कि उनके एनटीए के दिमाग में क्या है, वो क्या क्वेश्चन डाल दें. सो यू कैन गो लिटिल बिट बियॉन्ड एनसीईआरटी. एंड ऑर्गेनिक में जस्ट लाइक फिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी थॉरो विद योर कंसेप्ट्स कि इफ़ यू आर सीइंग अ रिएक्शन तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा. इफ़ यू आर गिवन से अ मॉलिक्यूल ए, तो उसको हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ मॉलिक्यूल बी. तो उस सब के लिए यू शुड बी थॉरो विद द कंसेप्ट्स एंड द mechanism of each and every reaction that you should do. And then of course you should also practice questions as well for organic. राइट, तो डिटेल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी काम बनेगा. प्रैक्टिस के लिए कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? प्रैक्टिस के लिए अगेन आई डिड माई कोचिंग मॉड्यूल्स एंड NCERT the back exercise questions. And NCERT you also have to read it thoroughly for organic as well, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के, कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स या फिर मेल्टिंग पॉइंट्स. ये जो जैसे इथेनॉल मिथेनॉल इनका ऑर्डर हो गया, या फिर pKa का ऑर्डर हो गया, एसिडिटी, ये सब जो होता है, तो उसके लिए यू हैव टू रीड द NCERT. और ये सब मतलब रटने की चीज़ें हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर देम. बाकी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन माई कोचिंग मॉड्यूल्स एंड NCERT back exercise. And I also did MS Chauhan, the JEE1, but you can also do the NEET one for question practice. That's great. और बुक में ऐसे NCERT और क्लास नोट्स तुमने फॉलो कर रखे थे, राइट? हाँ, क्लास नोट डेफिनेटली हैव टू रीड. ठीक है, दैट्स ग्रेट. सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात होती है. अब इन जनरल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा, तो जब तुम एक फेज है सिलेबस खत्म करने से पहले, बिकॉज हम एक मेजर पोर्शन खत्म करते हैं, उसके बाद उसके रिवीजन में क्या अप्रोच रखते थे? गोइंग थ्रू थियोरी कि काफ़ी सारी प्रैक्टिस की? किस हिसाब से ऑर्गेनिक को रिवाइज किया करते थे? ऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू हैव टू रिवाइज द थ्योरी, द कंसेप्ट्स यू हैव टू रिवाइज. कि इफ यू आर गिवन अ प्रोडक्ट यू कैन फॉर्म अनदर प्रोडक्ट, सो यू शुड नो द रिएक्शन मैकेनिज्म. एंड वंस यू हैव गॉट होल्ड ऑफ दैट रिएक्शन मैकेनिज्म, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड अगेन व्हाट आई सेड बिफोर, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन गो बैक टू द थ्योरी ऑफ दैट पार्ट. Same approach. Again, because this approach, using this approach, you will save a lot of time, and you will not revise everything entirely, but only those things where you lag behind. इसको काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक तो टाइम बच रहा है और रिवीजन ऑलरेडी हमें इतना सारा कुछ करना है ना, तो समय बचाना बहुत ज़रूरी होता है. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, राइट? तो ये केमिस्ट्री की बात हम यहाँ पर रखते हैं. अब हम आते हैं बायोलॉजी के ऊपर. ठीक है, हर नीट एस्पिरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और जब बच्चा 11th में बायोलॉजी पढ़ना शुरू करता है तो मतलब दिमाग में रहता है हाँ भाई फेवरेट सब्जेक्ट आ गया, खूब सारा पढ़ेंगे. और शुरुआत होती है डाइवर्सिटी के साथ, है ना? और काफ़ी कुछ याद करना है उसको, पहले ही परेशान हो गया. तो ये पहले तो 11th वालों को बताओ कि जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें का क्या अप्रोच होना चाहिए? बिकॉज तुम भी शायद उस फेज से गुजरे होगे एक बार, जब हम स्टार्ट ही करते हैं नया बायोलॉजी, कि यार ये क्या आ गया, कितना रटना है इसमें, लिविंग वर्ल्ड और ये सब. वही मैं कह रहा हूँ. सो हाउ टू ओवरकम दैट फेज, और उसके बाद हाउ टू एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट? 11th वालों के लिए कि दे हैव जस्ट एंटर्ड 11th, सो आप लोग एनर्जेटिक हैं काफ़ी, सो यू कैन डेफिनेटली डिवोट योर टाइम इन रीडिंग NCERT अगेन एंड अगेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो आपको NCERT मतलब यू हैव टू टेक इट अलॉन्ग विद यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ऐसा नहीं कि वी विल रीड NCERT, वी विल स्टार्ट रीडिंग NCERT फ्रॉम 12th, ऐसा नहीं करना आपको. यू हैव टू रीड द NCERT फ्रॉम 11th itself, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. दिस यू शुड डू. And again NCERT, now the way of reading your bio NCERT is कि whenever you are reading a chapter for the first time, you will of course read it in the order given in the NCERT.
जैसे if there's something, if they're giving introduction, then you will read the introduction as well. And also you also have to read the scientist information which is given in front of the chapter, क्योंकि sometimes उससे भी question आ जाता है. जैसे कि I think there was a question about Ramachandran plot somewhere in I don't know the year, I don't remember it. So आपको वो भी read करना है, but once you have read a chapter from read a chapter once from NCERT, फिर the next time when you're reading it, you मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी order में पढ़ो. You should first read the paragraphs which you think that you tend to forget and which are difficult for you to understand. फिर in this chronological order, then at the last read the paragraphs which are very easy to understand और जो आप आराम से remember कर पा रहे हो. ओके सो यार, जहाँ तक NCERT की फ्रेमिंग की बात करता हूँ तो NCERT लिखी भी कुछ इस तरह है कि इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का बता देते हैं. अब जब बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसे आगे के कॉन्सेप्ट नहीं पता, हल्का तो कंफ्यूज हो ही जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम एस्पिरेंट फेसेस. खैर, उसको भी हम रखते हैं. अभी हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि बायोलॉजी के लिए गॉड फादर कही जाती है NCERT, सब कुछ है. तुमने भी सही में सिर्फ NCERT पढ़ी थी पूरी, कि इधर उधर भी? मतलब ऐसा तो नहीं कि ओनली NCERT पढ़ी थी. मैंने इनिशियली मैंने कोचिंग मॉड्यूल्स भी पढ़ी थी, बिकॉज जो एग्जाम वो कराते थे दे यूज्ड टू गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दोज कोचिंग मॉड्यूल्स ओनली. एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहिए मोर देन NCERT, बिकॉज अगेन यू नेवर नो कि नीट में क्या आ जाए. सो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द सिनेरियोज. राइट. सो मतलब मेरा तो ये कहना है ना कि जैसे हम वो पढ़ते हैं ना मिनरल न्यूट्रिशन में, एक चार्ट पढ़ते हैं कि एक ऑप्टिमम रेंज होती है, उसके नीचे तो फिर प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी सिम्टम, और हाई तो टॉक्सिक सिम्टम. तो हमेशा ऑप्टिमम में रहना चाहिए हमारे को ना ज़्यादा ना बहुत कम ना. तो उस रेंज में रह के बहुत फ़ायदा रहता है. ठीक है. तो बायोलॉजी में आगे पीछे हल्का फुल्का NCERT के बाहर भी चले. अच्छा, बायोलॉजी में अप्रोच क्या रहता था जब पढ़ने के टाइम पर कि पहले क्लास नोट्स कर रहे हो, क्लास का लेक्चर्स कर रहे हो, फिर NCERT पढ़ रहे हो, कि पहले NCERT पढ़ के क्लास जा रहे हो, कि क्या अप्रोच रखते थे इन जनरल? ओके, अगर इफ़ यू आर एबल टू रीड द NCERT बिफोर हैंड, मतलब बिफोर द लेक्चर आप कोई चैप्टर पढ़ पा रहे हो, देन इट्स रियली ग्रेट. अगर नहीं तो यू कैन अटेंड द लेक्चर्स एंड अटेंड द लेक्चर्स रियली केयरफुली एंड बी अटेंटिव इन द क्लास. देन either on the same day or on the next day you can try revising the same topic from NCERT, so that you can do, and also you can solve few questions every day from a single topic given in NCERT. ठीक है. प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक रिकमेंड करोगे? प्रैक्टिस के लिए अगेन देयर वर मेनी क्वेश्चंस इन माय कोचिंग पैकेजेस, एंड आल्सो आई सॉल्व्ड MTG ऑन योर फिंगरटिप्स, NCERT ऑन योर फिंगरटिप्स. हाँ, राइट. दैट्स अ ग्रेट बुक इंडीड. ओके, सो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग और थियोरी को लेकर के अप्रोच था. नाउ कमिंग टू सिलेबस कंप्लीशन, तो एग्जाम के करीब कितना पहले बायोलॉजी कंप्लीट था, 11th और 12th पूरा? मतलब ऐसे तो याद नहीं मुझे, बट 6-7 मंथ्स पहले द फुल सिलेबस वाज कंप्लीट. उसके बाद व्हाट वाज द रिवीजन स्ट्रैटेजी यू फॉलोड फॉर बायोलॉजी, कि रिवाइज कैसे करते थे? एक बार सिलेबस तो हो गया, अब काफ़ी कुछ है अपने को पढ़ने को, तो कैसे उसको रिवीजन के लिए क्या अप्रोच रखा करते? तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि तुमने कहा था शुरुआत में कि NCERT के ऊपर भी लिख लिया करते थे, तो रिवाइज कैसे करते थे? हाँ, सो फॉर दिस आई डिड एन इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आई मेड अ ट्रैकर काइंड ऑफ थिंग इन विच आई wrote down the names of all the chapters. Okay. And then whenever I used to revise them, I used to put a tick mark. And then अगर जैसे I revised the chapter 4-5 times, then I will put 4 tick marks on that. अच्छा. और and I also used to write कि I revised the coaching modules. Although at the end stage you don't need to revise the coaching modules that thoroughly. You should stick with the NCERT itself. I also had a column of PYQs कि मैंने PYQ रिवाइज करे हैं या नहीं. अगेन MTG वाली जो बुक है वो रिवाइज करी है नहीं. सो आई यूज्ड टू डू दिस, एंड ऑल्सो इट गिव मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि येस, मतलब मैंने आई हैव रेड दिस चैप्टर दिस मच टाइम्स एंड आई विल डू वेल इन द एग्जाम. ओके, दैट्स इट. बड़ा अच्छा स्टाइल. उसमें क्या होता है ना, आपको दिखता भी रहता है कि यार मैंने इसको 4 बार रिवाइज किया, इसको एक भी बार नहीं किया, इसको भी कितना पानी में हम. राइट. वो बहुत ज़रूरी है, सामने रहता है तो दिखता रहता है. दैट इज़ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी. तो ये बायोलॉजी को लेकर के यहाँ तक हम बात रखते हैं. अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक्स के ऊपर. जैसे बायोलॉजी को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो एक वो पार्ट है जो हेविली कंसेप्चुअल है, जैसे फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमन फिजियो में कॉन्सेप्ट्स हैं, जेनेटिक्स में कितने सॉलिड कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक वो पार्ट है जिसमें खाली फैक्ट्स हैं. मॉर्फोलॉजी में फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरे पड़े हैं, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं. तो एक जो प्रॉब्लम जनरली हर एस्पिरेंट फेस करता है कि सर याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें? तो बताओ ज़रा कि कैसे तुमने याद रखा चीज़ों को, बिकॉज रिटेंशन का गेम है सारा, जितना फैक्चुअल पोर्शन, और अच्छा खासा पोर्शन है फैक्चुअल, ऐसा भी नहीं है. सो रिटेंशन को लेकर के क्या तुम अप्रोच है कि याद रहे सारा कुछ, भूले ना? ऐसा लगता था कि भूल जा रहे हैं सब, लग रहा है यार ये भूल गए. वो तो होता है, सबके साथ सबके साथ होता है. तो उसको फिक्स क्या है तुम्हारे हिसाब से?
उसके लिए तो वन ऑफ द फिक्स इज दैट यू रिवाइज द एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, उसको बार बार पढ़ो. बाकी यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग निमोनिक्स फॉर द एग्जाम्पल्स, कि जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में देयर आई थिंक मैनी निमोनिक्स लाइक. कोई तुम्हारा निमोनिक को शेयर करना चाहो तो? आई थिंक वन वाज दैट काकू का मग, कैल्शियम, कॉपर, आई डोंट नो, पोटेशियम, मैग्नीशियम. लाइक अब तो एक साल हो गया तो इतना याद नहीं आ रहा मुझे. ऐसे मतलब यू कैन मेक द निमोनिक्स कि नेक्रोसिस किससे होता है या फ्लावरिंग डिले किससे होती है, ऐसे कुछ था एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स. तो यू कैन मेक निमोनिक्स फॉर दैट. बाकी आई ऑल्सो यूज टू डू रिटन प्रैक्टिस, कि एग्जाम्पल अगर हैं तो आई यूज टू राइट देम डाउन. जब तक मुझे इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सो आई यूज टू राइट देम डाउन कि हाँ ठीक है मुझे याद हो गया. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली, बहुत अंडररेटेड प्रैक्टिस है कि चीज़ों को लिखना, है ना. हम काफ़ी बार अभी आजकल तो क्या है, फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे फ़ोन में स्वाइप करके, बट लेकिन जब तक वो पेन उठती है ना, वो लिखने वाली बात आती है तो बहुत ज़्यादा रिटेंशन रहता है, क्योंकि फाइनली लिखने ही वाले हो आप एग्जाम में. एग्जैक्टली. तो वो चीज़ें रिटेंशन बहुत अच्छा है. तो अगर आप भी स्ट्रगल करो तो चीज़ों को लिखो. ये चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ कि तो किताब बंद करो, जो याद आ रहा है पूरा लिखो, फिर भूल गए तो यार फिर से खोल के देख लिया और फिर कंटिन्यू करते हैं. बहुत सही अप्रोच है विद रिगार्ड टू रिवाइजिंग बायोलॉजी. ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट. सो बायोलॉजी के हमने लगभग सारे एस्पेक्ट्स कवर किए और सारे सब्जेक्ट्स के ही कवर किए. अब हम आते हैं, सारे सब्जेक्ट हो गए एकदम तैयार, अब मॉक टेस्ट पर आते हैं. तो कब से तुमने मॉक टेस्ट देने शुरू किए? मॉक टेस्ट आई थिंक 2.5 months बिफोर द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. फुल सिलेबस 2.5 months. ठीक है, और बेसिक माइनर तो शुरू ही हो जाते हैं. अब देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि लगभग जहाँ पर भी XYZ जहाँ पर भी मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं, वो लोग काफ़ी हद तक आउट ऑफ एनसीईआरटी तो पूछते ही हैं, है ना, जहाँ तक बायोलॉजी की बात है. और अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी सेंट्रिक पढ़ें, बिकॉज कुछ भी कह लो बायोलॉजी का पेपर आता है एनसीईआरटी सेंट्रिक ही. इस बार का भी पेपर है, बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन नो वन कैन से इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, है ना. सो दैट इज द थिंग. अब इसमें क्या रहता है कि जब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक बच्चा फेस करता है तो काफ़ी डिमोटिवेशन आता है कि यार मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी, यही नीट में आनी है, सब कहते हैं, पेपर तो कहीं और से आ रहा है मॉक में. हाउ टू फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? मतलब इफ़ यू आर रियली क्लोज टू द एग्जाम लाइक 1 or 2 months, तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज जिसमें बायो में एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो मतलब उसको छोड़ दो टेस्ट सीरीज को, वो करो ही मत उसको. राइट. बिकॉज 1 or 2 months बिफोर एनसीईआरटी करनी है मेनली. और अगर आप देखोगे कि अच्छा मुझे ये भी नहीं आता, ये बाहर का है, फिर आप वो पढ़ने लग जाओगे, तो जो मेन एनसीईआरटी आप उसको ही फिर छोड़ दोगे, आप फिर बाहर का ही करने लग जाओगे. एंड फाइनली नीट में वी ऑल नो ऑन द बेसिस ऑफ PYQs कि वो एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं. राइट. एनसीईआरटी को ट्विस्ट करके, मतलब प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम वो 90 क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर, मतलब वी वांट 90 और 90, हम 89 और 90 पे हल्का खुश होने का नहीं, हमको वो एक क्वेश्चन चाहिए, उसके चक्कर में 89 भी गड़बड़ कर जाते हैं काफ़ी बार. ठीक है. अच्छा, मॉक टेस्ट की बात आती है तो मॉक टेस्ट में स्कोर्स बहुत अप्स डाउन्स दोनों होते हैं. ऐसा तो नहीं रहा होगा शुरू से ही फुल लेके आ रहे होगे 700+, कभी तो स्कोर्स गिरे भी होंगे. मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एंटर्ड 11th इन माय फर्स्ट एग्जाम, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, 720 out of 7. फुल मार्क्स? अरे ये देख करके बच्चे परेशान पूरा सर कैसा टॉपर आ. बट अप्स एंड डाउन्स रहते हैं डेफिनेटली. लोएस्ट स्कोर बताओ पहले अपना. लोएस्ट स्कोर कोई बात नहीं, जो है बताओ, जो जज कर रहे हैं करने दो, कोई बात नहीं. हाँ मतलब आई थिंक इट वाज 695. दैट वाज योर लोएस्ट स्कोर. ठीक है, इन दिस होल 2 year. हाँ तो उसकी मेहनत भी है यार. ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं. सबके डाउन्स भी डिफरेंट होते हैं, अप्स भी डिफरेंट हैं. ठीक है. अगेन दिस इज अ पर्सनल थिंग. मतलब आप मुझे देख के कि अगर जैसे मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, सो मतलब इट इज़ नॉट कि आप भी उतने घंटे पढ़ोगे तो यू विल एबल टू डू बेटर. क्या पता आप मुझसे कम घंटे पढ़ो और यू कैन डू स्टिल बेटर. राइट, दैट इज़ वेरी क्लियर. तो मेरे कुछ क्वेश्चन तो चले गए कि इतने कम स्कोर को कैसे मैनेज करें, वो तो ऑमिट हो गए अब. तो मुझे ये बताओ कितने घंटे पढ़ रहे थे तुम, इस पे आ जाओ पहले. अच्छा, सो कोचिंग तो आई गेस इट वॉज फॉर आई थिंक 6-7 hours की कोचिंग होती थी एवरी डे. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सिमिलरली 6-7 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. 6-7 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, मतलब करीब 12-14 घंटे का मैं टाइम फ्रेम मान के चलूँ. तुम्हारे हिसाब से सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाली कोचिंग में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि खाली कोई भी बच्चा क्लास जाके नीट क्रैक कर सकता है बढ़िया नंबर से? इंपॉर्टेंट तो दोनों चीज़ें ही हैं, एंड आई वुड से कि इक्वली इंपॉर्टेंट ही है. नहीं, इक्वली नहीं, आई थिंक सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट. राइट. बट ऐसा नहीं कि आप क्लास छोड़ दो. क्लास यू हैव टू कंपल्सरीली अटेंड ऑल द क्लासेस, बिकॉज जो क्लास में यू ऑल मतलब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, यू गिव द आंसर इन द क्लास, मतलब वो इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेंडली कॉम्पिटिशन कि कौन पहले दे रहा है. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. एंड बाकी क्लास में देर इज़ अ नाइस टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. एंड सेल्फ स्टडी में ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो यू शुड डू.
मतलब मेरा तो ये मानना है ना कि कोई भी क्लास सिलेक्शन नहीं करवाती जब तक तुम खुद नहीं पढ़ते, क्योंकि यार सेम कोचिंग सेम क्लास में सभी बच्चे बैठते हैं, सबके तो नंबर नहीं आते, क्योंकि डिपेंड करता है कौन अपने एंड से कितना एफर्ट्स डाल रहा है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है। सबके वीक टॉपिक्स अलग होते हैं, सो यू हैव टू वर्क ऑन देम इन योर सेल्फ स्टडी टाइम। राइट, वेरी करेक्ट। अच्छा, इस पर आते हैं तो फिर, क्योंकि मॉक टेस्ट में तुम्हारे ऑलरेडी अच्छे नंबर चल रहे थे, तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं कि मान लो तुम्हारे किसी दोस्त के ज़्यादा नंबर आ गए, है ना, ऐसा होता है जनरली सबके साथ, किसी के ज़्यादा नंबर आ गए उसमें हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे कम आए इससे डिप्रेशन में नहीं जाते, उसके ज़्यादा है इससे डिप्रेशन में जाते हैं। सो ये वाली प्रॉब्लम कभी फेस करी थी? हाँ, ये प्रॉब्लम होती थी, बट अगर ये 690 पे फेस करा था तो फिर कोई बात नहीं, बस हम जनरल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। हाँ, तो हाउ टू सॉर्ट इट आउट? मतलब द बेटर यू अंडरस्टैंड कि द कॉम्पिटिशन इज विद यू योरसेल्फ, द बेटर इट विल बी, बिकॉज अगर आप दूसरे से कंपेयर करोगे देन यू विल ऑलवेज बी सैड, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तो तुमसे ऊपर रहेगा ही। मतलब हमेशा नहीं, मतलब क्या पता इफ यू आर गेटिंग फुल मार्क्स तो नहीं रहेगा। सो इसलिए यू शुड compete with yourself only and you should try to improve upon yourself. You should see कि आपकी weakness क्या है and you should improve on that only. राइट। तो अपने पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, वो ना हमारा कंपटीशन हमारे खुद से कि हम अपना बेस्ट है ना, फिटेस्ट इंडिविजुअल इवॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। ओके, सो अब पेपर मॉक वाली तो बात हमने कर ली, अब एक सीन पर आते हैं कि यार एग्ज़ाम को 10 दिन बचे, ये टाइम फ्रेम में हम एड्रेनलिन का अल्टीमेट रश है बॉडी में, ठीक है, ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं, सबके साथ आती है सिचुएशन, चाहे कोई कितना भी पढ़ा हो सबके साथ आती है। इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए? इस सिचुएशन में दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आपने जो ये 2 साल पढ़ा है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है एंड यू विल बी एबल टू रेसिप्रोकेट इट इन द एग्जाम हॉल, या दिस शुड बी योर बिलीव्स एट दैट टाइम। एंड बाकी रिवाइज आप करते हैं, इफ़ यू हैव मेड शॉर्ट नोट्स वेल एंड गुड, अगर आपने एनसीईआरटी की साइड में लिखा है व्हाट आई डिड इन द ब्लैंक स्पेसेस तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड इन दीज फाइनल टाइम्स आप ऐसा ना करें कि एक ही चैप्टर पे आप पूरा दिन निकाल रहे हैं रिवीजन करने में, बिकॉज एज यू सेड कि अगर 10 days ही लेफ्ट हैं, सो मतलब एक दिन में यू हैव टू रिवाइज एज मेनी चैप्टर्स एज यू कैन, एंड ऑल्सो रिवाइज दोज चैप्टर्स विच यू थिंक यू आर फॉरगेटिंग समवेयर। एंड और ये आपको पता कैसे लगेगा कि आप ये भूल रहे हो चैप्टर, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉक टेस्ट यू अटेम्प्ट। वेरी करेक्ट। तो मॉक टेस्ट से गलतियां पकड़ो और उन गलतियों पे जितना वर्क कर सकते हो करो, बाकी तो अपना बेस्ट दे करके आना ही है। दिस रेट्रोग्रेड स्ट्रेटजी, हाँ, दैट्स रियली ग्रेट एक्चुअली, मैं भी हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं, हमारा नीट का दिन आ चुका है, पेपर हमारे सामने है, क्या अप्रोच रहता था? पीसीबी करें कि बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स करें कि डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो करें कि एक जेनेरिक अप्रोच? व्हाट वाज योर अप्रोच टू सॉल्व पेपर? एंड ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही करना है, इट इज़ वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन अचीव ग्रेट। सो या, जस्ट लेट द ऑडियंस नो अबाउट इट। So, matlab in this 2-year journey, I mostly like 90% of the times I solved it first bio, then chemistry, and then physics. Okay. So this was my strategy. So I also did this the same for the NEET exam as well. तो अगर आपका कोई strategy है on which you are confident, so आप उस same strategy को NEET exam में apply करो। ऐसा नहीं कि आप NEET exam के दिन आप अपनी strategy change कर रहे हो। So मतलब it will appear कि you are out of your comfort zone, तो आप you will tend to make mistakes there. Right. So in the NEET exam as well, first I attempted biology, then chemistry, and then physics. ठीक है, इसमें काफ़ी बार हम पेपर दे रहे होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक तो ये कि मान लो 2-4 तो हमने शुरू के बायो के 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद आ गया स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे इस बार के नीट के पेपर में पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। लेंदी क्या हो गया, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, थोड़ा एनालिटिकल पेपर हो गया, तो उस केस में हम पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो मुझे तो क्या लगता है कि हम इतना पढ़े होते हैं और हमारी ईगो पे लग जाता है, यार नहीं यार ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं बनेगा, करना ही है इसको तो, और हम उसमें बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं, जिस चक्कर में हमारा आता हुआ पार्ट छूट जाता है। कभी ऐसा फेस किया ये प्रॉब्लम? इनिशियली 11th में मतलब छूटा तो मेरा कभी नहीं, वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पेपर तो कभी नहीं छूटा मेरा, हो जाता था लाइक इवन ऑन डॉट ऑन टाइम, लेकिन पेपर तो कंप्लीट हो जाता था मेरा। तो उसके लिए ये है कि यू शुड हैव अ प्री डिफाइंड टाइम कि आप बायो का अगर कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, सो you should not give more than let's say 15 seconds on it, 15 or 20 seconds. Right. अगर आपको लग रहा है कि ये आपको याद नहीं आ रहा है या फिर ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, so you can leave it for the end, that you can do. स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखना बेटर, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा अल्टीमेटली। मतलब अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है उस पर आप यू आर स्पेंडिंग योर टाइम और फिर बाद में जाके देयर मेनी इजी क्वेश्चन इन अ रो, तो यू विल मतलब आप वो सारे छोड़ दोगे, और क्योंकि मार्क्स तो सेम ही मिलने, मार्क्स तो सेम है एग्जैक्टली, तो बाद में बड़ा रिग्रेट हो जाता है कि यार एक क्वेश्चन के चक्कर में वहाँ 10 क्वेश्चन छोड़े चले आए। ठीक है, सो दिस इज इन जनरल अप्रोच टू सॉल्विंग पेपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एग्जाम डे के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक एडवाइस एस्पिरेंट्स के लिए कि एग्जाम डे डूज एंड डोंट्स,
है ना। काफ़ी बार क्या होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हमारा कोई दोस्त बोलता है भाई ये पढ़ लिया क्या, वो पढ़ लिया। खैर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ नहीं आई होगी, लेकिन एक थोड़ा सा ना पीयर प्रेशर वाला माहौल रहता है ना। और फिर उसके बाद काफ़ी बार फैमिली प्रेशर भी आ जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम क्या कर रहे होते हैं। इसके रिगार्ड में कोई एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट्स? जैसे लाइक इफ़ द पेरेंट्स आर वॉचिंग, तो मतलब प्रेशराइज तो ना ही करो अपने चाइल्ड को। मतलब उसको जो करना है करने दो। इवन लाइक इन दिस ट्रांजिशन फ्रॉम 10th to 11th, इफ ही और शी वांट्स टू चूज अ स्ट्रीम, तो उसको खुद ही चूज करने दो कि wherever he or she has an interest। बाकी अ डे बिफोर द एग्जाम उसमें लाइक एज मैनी पीपल से कि उसमें उस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बट आई स्टिल रिवाइज अ लिटिल बिट। मतलब वो थोड़ा डर तो रहता ही है कि ये छूट रहा है, बट थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना चाहिए उस दिन भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो उस दिन। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम उस दिन तो कुछ मत पढ़ो, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था। हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। I also had a light breakfast and then I went for the examination center, and I think I reached there around 12 only। So मतलब मैं 2 घंटे तो ऐसे ही बैठा रहा। वो मतलब टाइम से पहले पहुंचने चाहिए, ऐसे लास्ट मिनट रश ना ही हो तो अच्छा है। बाकी दिन मतलब उन 2 hours का भी मतलब बेनिफिट रहता है कि यू आर हैबिचुएटेड टू दैट इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में यू हैव टू सिट फॉर द नेक्स्ट 3 hours एंड विच कैन डिसाइड योर लाइफ, योर फर्दर फ्यूचर लाइफ। Right. So you have to get habituated to that environment, so that duration in which for 1 or 2 hours in which जो वहाँ पर बैठते हो, that really helps to accommodate to that environment। ओके, सो लगभग तो तुमने सारे पॉइंट्स कवर ही कर दिए कि लास्ट में उन्हें पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस हो गई और साथ में एस्पिरेंट्स के लिए भी एडवाइस हो गई। आई होप वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स जो भी एक एस्पिरेंट फेस करता है अपने प्रिपरेशन फेज में। एंड आई गेस इट वाज ऑल, है ना। और तुम्हारी तरफ से कोई और एड ऑन, कोई एडवाइस फॉर 11th वालों के लिए कुछ स्पेसिफिक बता देना। एक एडवाइस जो बोर्ड्स के साथ नीट देने वाले उनके लिए, और एक एडवाइस जो ड्रॉप करके नीट देने वाले उनके लिए इन जनरल। सो काफ़ी बड़ा सवाल है ना। आराम से टेक योर टाइम एंड अ मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स, कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स एक्चुअली। अच्छा, सो जो भी 11th में जस्ट टेक इट ईजी। मेनली अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो, जस्ट इन्जॉय द सब्जेक्ट्स। अभी से नहीं कि अभी से मतलब यू आर इन दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि हाँ आई हैव टू स्कोर मार्क्स। अभी तो यू शुड एन्जॉय द सब्जेक्ट, यू शुड एन्जॉय लाइक आई एन्जॉयड सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, यू कैन ऑल्सो डू दैट। बाकी फॉर द स्टूडेंट्स विद हु आर अपियरिंग विद बोर्ड्स या तो बोर्ड्स के लिए आई डिडंट प्रिपेयर दैट मच बोर्ड्स बिकॉज द सिलेबस इज सेम फॉर बोथ बोर्ड्स एंड नीट। बोर्ड्स के लिए भी यू विल रीड फ्रॉम NCERT itself। So I think 1 month before my boards I started solving PYQs of boards and I also started writing subjective answers। बाकी NCERT तो रीड करनी है फॉर बोर्ड्स एज वेल, बट इन माई केस बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे तो दैट्स ऑल्सो केस। वो तो काफ़ी एडवांटेज रह गया था। और ड्रॉपर्स के लिए कोई एडवाइस? ड्रॉपर्स के लिए आई वुड से कि कोई बात नहीं, इफ़ यू couldn't make it this time, just believe in yourself, you can definitely make it if you work on your weak portions। Right, that was really great and I hope everyone learns from these advices। और अगर इनको अप्लाई करके देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा रॉ तरीके से जो एक्चुअली है वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया गया। दिस इज़ नॉट इट कि बस यही हार्ड एंड फास्ट टूल है जिससे एग्जाम क्रैक हो सकता है। यू कैन क्रैक इट योर ओन वे, है ना। एंड नेक्स्ट टाइम वी कैन हियर योर स्टोरी ओवर हियर। सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट राउंड, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जिस पे कुछ बहुत फटाफट से तुम्हारे साथ सवाल हो रहे होंगे और बहुत फटाफट तुम उनके जवाब दे रहे होगे। बिल्कुल से, ठीक है। इसमें फुल ऑन स्कोर करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, विच इज द बेस्ट प्रेजेंट यू हैव एवर रिसीव्ड? I think a gaming laptop of ROG which I received on my birthday। Great। And given the power, which day you want to create as a holiday? Every day। Every day तुम्हें holiday चाहिए, okay। Fine। At what age would you like to retire? I don't know, maybe 75 or 80, I don't know। Okay, that's very long plan। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, next is there anything you want to change in yourself? If yes, then what it is? Maybe more intelligence। अभी कमेंट में लोग बोलेंगे और क्या करोगे यार। पता नहीं, I just said it spontaneously, I don't know। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which movie or book or TV show changed your life? लाइफ चेंज तो नहीं करता कोई टीवी शो ऐसा कुछ, बाकी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, है ना, उसको जिंदगी में उतार लेते हैं, या उस कैरेक्टर ने ऐसा किया था तो मुझे भी कुछ करना है। बाकी 3 Idiots was a fun movie। ओके, ग्रेट।
And next is, what is your go-to karaoke song? Maybe some slow song, Arijit Singh. ठीक है. And next, one behavior that irritates you the most. बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है हमारे रैपिड फायर के, लोग सोचने पे मजबूर. चलो आगे बताओ. skip करोगे, ठीक है. I have that lifeline. And which world record do you think you have a shot at beating? Maybe something in basketball. बास्केटबॉल, ठीक है. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अगर देख रहे हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट आफ्टर दिस इंटरव्यू, है ना. सो दैट वाज रियली ग्रेट. ओके, सो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोचने पे तुम्हें मजबूर किया गया, एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, एक प्यारा सा CTwT का गिफ्ट हैम्पर, ठीक है. बढ़िया सा पोस्ट कर दो सामने, क्या बात है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू. हमारे यहाँ पर एक परंपरा है टाइगर टॉपर. तो तुम बिल्कुल से अपने किसी दोस्त को यहाँ देखना चाहोगे जिसकी स्टोरी लोगों को इन्फ्लुएंस करे, जिसकी स्टोरी से लोग सीख पाएँ कुछ. सो एनी ऑफ फ्रेंड ऑफ योर्स जिसे तुम यहाँ देखना चाहो. I would like to tag Lakshay Gaba. He is currently pursuing first year MBBS from MAMC. ओके, दैट्स ग्रेट. तो होपफुली हम उसे अगले इंटरव्यू में यहाँ पर देख रहे होंगे. इट वॉज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू यार. काफ़ी रॉ बातें तुमने सबके सामने रखी एंड आई होप आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से. और ऐसे ही और शानदार CTwT पे इंटरव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर लें एंड इस वीडियो को सब तक पहुँचाएं, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीखने वाली स्टोरी है यहाँ पर आपके सामने. सो ज़रूर से शेयर करें एंड एनी ऑफ योर फीडबैक्स, आपको कैसा लगा और कुछ पूछना चाहते हैं और सो ही विल बी देयर आंसरिंग द क्वेश्चंस एज वेल, है ना. कमेंट्स में बता भी देना लोगों को, ठीक है. सो यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड पढ़ते रहो. लेट्स क्रैक इट.